Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to study cosmic view of Manu. मनु का क्या cosmic view है, okay? So basically Manu is a ऋषि. ये एक ऋषि हैं जिन्होंने मनु स्मृति लिखी है और उसमें उन्होंने अपने लॉज दिए हैं. That's why we also name his book as Laws of Manu, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने लॉज बताए हैं कि किस तरीके से एक सोसाइटी में रहना चाहिए, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या रेगुलेशंस होने चाहिए. तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बुक में बताई हैं, इसीलिए हम उसे लॉज ऑफ मनु भी कहते हैं. सो लेट्स बिगिन. कमिंग ओवर टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज वीडियो, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है आंसर का. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, राइट. देन वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज मनुस्मृति, जो बुक है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन्ड है वो बताएंगे हम. उसके बाद उसमें बुक में एक पर्टिकुलर टॉपिक है राजधर्म. राजधर्म मीन्स कि जो एक राजा है, मतलब एक किंग है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं. तो ये चीज स्पेशली मेंशन्ड है मनुस्मृति में. दैट्स व्हाई वी विल आल्सो एक्सप्लेन इट इन डिटेल इन आवर आंसर, ओके. उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि एक गवर्नमेंट है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ओके. उसके बाद मनु एंड स्टेट क्राफ्ट. स्टेट क्राफ्ट मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए या उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका पूरा का पूरा क्राफ्ट स्ट्रक्चर भी हम इसमें डिफाइन करेंगे. मनु के अकॉर्डिंग कैसा था, राइट. देन उसके बाद हम वर्णाश्रमा वर्णाश्रमा पढ़ेंगे. वर्णाश्रमा भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है मनुस्मृति में, जिसमें वो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. ये हो गया गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, ये आ गया सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें इन्होंने वर्ना सिस्टम के बारे में भी बताया हुआ है कि वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग सोसाइटी का स्ट्रक्चर होना चाहिए. वी विल स्टडी इट लेटर. उसके बाद हम क्रिटिसाइज करेंगे इनकी थ्योरीज को या इनके बुक में जो भी लॉज दिए गए हैं उनको. देन वी विल कंक्लूड अवर आंसर and we will be able to write this answer, okay. Now coming over to cosmic view of Manu, ठीक है. हम अब इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रीफ में कि एक्चुअली में मनुस्मृति है क्या, मनु क्या है, ठीक है. हम थोड़ा बहुत इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं. तो सबसे पहले मनु जो है वो ऑथर है मनुस्मृति के, ओके, जो कि एक पाइवोटल टेक्स्ट है. अपने पाइवोटल मीन्स कि अपने अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड करती है ये टेक्स्ट, और इसको लिखा गया था अर्ली सेंचुरीज में. जो अर्ली कॉमन एराज हैं हमारे, उनमें इसको लिखा गया था, ठीक है. और ये विजुअलाइजेशन एंड आइडियलाइजेशन का एक कॉम्बिनेशन है. विजुअलाइजेशन मीन्स कि प्रैक्टिकल चीजों को देख के उनको एनालाइज करना, और आइडियलाइजेशन मीन्स कि अपने दिमाग में आइडियाज क्रिएट करना कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है. तो इट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स. दोनों चीजों का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है. ये ना ही टोटल सोच वाली साइड या हम बोले कि ऑर्थोडॉक्स है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है. वो ट्रेडिशनल वाली साइड भी नहीं है, और ना ही वो बहुत ही रिजिड मॉडर्न वाली साइड है कि सिर्फ चीजों को एनालाइज किया और आइडियलिज्म की तरफ कुछ सोचा ही नहीं, ठीक है. तो ये आइडियाज नॉर्म्स को भी साथ में लेके चलती है और प्रैक्टिकलिटी को भी साथ में लेके चलती है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है. और ये हमें बताती है हाउ अ लाइफ शुड बी लिव्ड, किस तरीके से एक लाइफ हमें जीनी चाहिए, ठीक है. क्या हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए लाइफ में, और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए सोसाइटी का, ठीक है. ये सारी चीजें एक अच्छे से यूनिवर्स को अगर चलाना है तो वो क्या पैटर्न होना चाहिए, वो हमें मनुस्मृति बताती है, ओके. इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं जो है धर्मा. धर्मा मीन्स ड्यूटी. तो हर चीज की ड्यूटी, हर इंडिविजुअल की, बीटेक किंग किंग की क्या ड्यूटीज हैं, देन इंडिविजुअल की क्या ड्यूटीज हैं, ओके. देन गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं. हर हर स्फीयर, हर स्ट्रक्चर, जो भी इंसान है, जो भी हमारा कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कोई एक इंडिविजुअल है, कोई अथॉरिटी है, उन सभी का क्या क्या काम है, क्या क्या ड्यूटीज हैं. और मनु ऑलवेज सेज कि वी शुड स्टिक टू अ ड्यूटी.
हमें हमेशा अपनी ड्यूटी के साथ जुड़े रहना है और अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाना है। ही सेज कि अवर मेन मोटिव ऑफ लिविंग हियर इज टू डू अ ड्यूटी प्रॉपरली। ठीक है, तो ये मनु कहते हैं। उसके बाद इसे मानव धर्म शास्त्रा भी कहा जाता है। ओके, नाउ ध्यान से ये वर्ड पढ़ो आप, क्या लिखा है यहाँ पे? मानव, मानव मीन्स अ पर्सन, राइट? धर्म मीन्स ड्यूटी, शास्त्र, शास्त्र मीन्स एनी बुक और एनी ट्रेडिशनल कोई भी हम बुक वगैरह जो भी होती है, जो शास्त्र लिखे जाते हैं वो। ठीक है, तो मानव धर्म शास्त्र मतलब कि एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसी बुक जिसमें मानव, एक पर्सन के ड्यूटीज, इसकी ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, तो ऐसा शास्त्र। ठीक है, तो ये नाम से ही समझ आ रहा है कि इस बुक के अंदर क्या चीज है। ठीक है, तो ये भी नाम किसका ही है? मनुस्मृति का। डोंट गेट कंफ्यूज्ड अगर आपको क्वेश्चन में मनुस्मृति की जगह मानव धर्मशास्त्र आ जाए। ओके, यू शुड रिमेंबर कि ये मनुस्मृति का ही नाम है। अब हम पढ़ लेते हैं मनुस्मृति के बारे में। ठीक है, मनुस्मृति को लॉज ऑफ मनु भी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें लॉज ही बताए हैं मनु ने अपने कि किस तरीके से कौन कौन से लॉज के अकॉर्डिंग हर सेक्टर को काम करना चाहिए। ठीक है, और ये सबसे पहली बुक थी जिसको यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, और सर विलियम जोन्स वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट दिस बुक इनटू इंग्लिश। ओके, रिमेंबर दिस नेम। आफ्टर दैट ये composed है, this book is composed, it was not written by Manu but it was later composed, मतलब उन्होंने तो बस अपने विचार बता दिए ना, उसके बाद कंपोज इसको किसने किया है? ब्राह्मण या प्रीस्ट ने। जो ब्राह्मण क्लास है, वर्णास की सबसे टॉप क्लास, उन्होंने इसको कंपोज किया है, जिनको प्रैग्मेटिक ह्यूमन बीइंग भी कहा जाता है। वाई, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि ये एक परफेक्ट पर्सन है, अ परफेक्ट पर्सनैलिटी है। क्यों है एक परफेक्ट पर्सनैलिटी? ये क्योंकि इनको अपनी सेंसेस पर कंट्रोल है, दे कैन कंट्रोल देयर सेंसेस, है ना? क्योंकि वो अभी मतलब वेदास वगैरह पढ़ के, ध्यान वगैरह करके वो इतने डेवलप्ड हो गए हैं कि वो अपने आप पर कंट्रोल रख सकते हैं, दे कैन टेक द राइट डिसीजंस, इसीलिए उनको टॉप मोस्ट क्लास भी बोला जाता है। तो ये चीज होगी। उसके बाद हमें जो मनुस्मृति है वो क्या बताती है? नेचर ऑफ सोशल लाइफ, की जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी सोशल लाइफ है, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, मतलब लोगों को एक सोसाइटी में किस तरीके से रहना चाहिए। तो वो क्या बताते हैं कि लोगों को एक सोसाइटी में चार वर्णों में खुद को डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, चार अलग अलग कैटेगरीज में खुद को डिवाइड कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, कि वो क्या चीज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको सोसाइटी में उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करना चाहिए जिसके लिए वो बने हैं। तो वो फोर वर्णास, फोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं? पहले है ब्राह्मण्स, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड शूद्रास। ठीक है, तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक पैटर्न भी है कि ये सबसे टॉप पर है, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये। ठीक है, तो ये उस तरीके से है। तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण सबसे पहले हमारी प्रीस्ट क्लास है। ठीक है, जो प्रीस्ट हैं या जो टीचर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जो पढ़ाई वगैरह के रिलेटेड लोग हैं, समझदार, दोज हु हैव एबिलिटी टू थिंक और रिमेंबर थिंग्स और टेक डिसीजंस, दोज हु आर एबल टू यूज देयर ब्रेन बेसिकली। ओके, तो वो कौन सी क्लास है? वो है ब्राह्मण। उसके बाद आ जाते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन से हैं? जो कि उनकी एबिलिटी ज्यादा है। ओके, दे कैन यूज फोर्स, मतलब उनमें ताकत है। इसमें कौन से आ जाते हैं? सोल्जर्स आगे। ओके, तो जो मिनिस्टर्स, किंग्स वगैरह हैं ये आगे। ठीक है, राजा वगैरह, तो ये भी क्षत्रिय होते हैं। उसके बाद वैश्यास कौन से होते हैं? दोज हु आर गुड इन ट्रेड, ट्रेड और बिजनेस स्किल्स, जो बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे। उसके बाद शूद्रास कौन से है? जो जो इन दिनों में से कोई भी काम नहीं कर सकते, वो शूद्रास की कैटेगरी में आएंगे, एंड दे विल डू अदर स्मॉल थिंग्स, अदर स्टफ लाइक क्लीनिंग, ओके,
क्लीनिंग हो गई, उसके बाद बाकी मतलब छोटे मोटे कोई पॉटरी वगैरह करना, ठीक है। तो ये सब चीजें शूद्रास के अंडर आ जाती हैं, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद मनु ने एक बात बोली है, वो क्या कहते हैं, दोज हु डज नॉट मूव आर द फूड ऑफ दोज दैट मूव। क्या कह रहे हैं वो कि जो इंसान चल नहीं सकता, बेसिकली ही इज सपोर्टिंग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो इंसान फिट है वो कमजोर इंसान का फायदा उठा सकता है ना, क्योंकि जो जो इंसान वो चीज नहीं कर सकता तो दूसरा इंसान ऑब्वियसली उसको खाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक गोट है, अब गोट टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकती ना, तो टाइगर गोट को मार के खा सकता है, ठीक है, तो इसे कोई नहीं रोक सकता या फिर इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि तूने ऐसा क्यों किया। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि यहाँ पर भी ईटिंग एंड किलिंग जो है वो दे आर रिगार्डेड एज द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। सेम कॉइन की दो साइड्स हैं, मतलब अगर किसी को कुछ खाना है दे हैव टू ईट, सो दे हैव टू किल, इट इज मैंडेटरी, वो जरूरी है, किसी की जान लेनी ही पड़ेगी आपको अपना पेट भरने के लिए। तो ये चीज समझाने के लिए वो एक लॉ देते हैं, लॉ ऑफ फिशेस, जिसको संस्कृत में बोला जाता है मात्स्याना। ओके, मात्स्याना संस्कृत में लॉ ऑफ फिशेस को बोला जाता है, रिमेंबर दिस वर्ड। तो मात्स्याना में क्या कहते हैं कि जो बिगर फिश है, ठीक है, जो बड़ी फिश है, ईट्स द स्मॉलर वन इन एन अनार्कटिक यूनिवर्स। जो एक अनार्कटिक यूनिवर्स है उसमें जो एक बड़ी फिश है वो छोटी फिश को खाएगी ही अपने सर्वाइवल के लिए, वरना वो जिंदा कैसे रहेगी, है ना। तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं ये चीज कि अगर कोई अपने फायदे के लिए किसी की जान भी ले रहा है तो इट इज नॉट रिगार्डेड एज अ बैड थिंग, और उसको आप ये नहीं बोलोगे कि ये पाप कर दिया किसी ने, ठीक है, वो जस्टिफाइड है। देन कमिंग ओवर टू राजधर्मा, ठीक है, राजधर्मा मीन्स ड्यूटीज ऑफ अ किंग, ठीक है। तो ये जो राजधर्मा है ये 7th चैप्टर ऑफ मनुस्मृति में दिया गया है, जिसमें कि क्या बताया गया है, स्टेट क्राफ्ट एंड राजधर्मा, कि एक राजा का क्या क्या धर्म होना चाहिए, ड्यूटीज ऑफ अ किंग एंड स्टेट क्राफ्ट की गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्राफ्ट होना चाहिए उसका, ठीक है। ये दोनों चीजें 7th चैप्टर ऑफ मनुस्मृति में दी गई हैं। तो इसमें जो मनु है ही वॉज द फर्स्ट, वो सबसे पहले ऐसे इंसान है टू सिस्टमाइज एंड द साइंस ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि उन्होंने सिस्टमाइज्ड वे में और अच्छे से एनालाइज करके उन्होंने जो स्ट्रक्चर है हमारा गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको फ्रेम किया। इससे पहले के जो लोग थे दे वर फोकसिंग ऑन रिलीजन, है ना, एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर चीज पे, वो ये नहीं देख रहे थे कि पॉलिटिकल साइड नहीं देख रहे थे, बट ही वाज द फर्स्ट टू फोकस ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे इन्होंने फोकस किया। तो ये इन्होंने सबसे पहले ये चीज की जिसकी वजह से मनुस्मृति इतनी ज्यादा फेमस है, ठीक है। और ये सपोर्टर थे डिवाइन राइट थ्योरी के। नाउ व्हाट इज दिस डिवाइन राइट थ्योरी? डिवाइन राइट थ्योरी बेसिकली जो लोग इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके सपोर्टर्स क्या बोलते हैं कि जो किंग है ना और जो स्टेट है, इट इज क्रिएटेड बाय गॉड, इसको भगवान ने बनाया है, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल मीन्स बट इट इज क्रिएटेड नेचुरली, ठीक है। मतलब कि जो बेसिकली ये क्या बोलते हैं कि जो किंग है ना, किंग इज गॉड ओनली, किंग को आप गॉड ही समझ लो, किंग जो भी बोलेगा, चाहे वो किसी को डेथ सेंटेंस क्यों नहीं दे देते हैं तो भी उनकी बात मानी जाएगी। ही इज द सुप्रीम पावर, ही इज रिगार्डेड एज द सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। और ये अथॉरिटी उनको कहां से मिली है? गॉड हैज गिवन दिस अथॉरिटी,
वो ये नहीं कहते कि इनको लोगों ने राजा बनाया है या लोगों ने अथॉरिटी दी है। नो, दे विल से कि ये अथॉरिटी भगवान से आई है, ठीक है, और भगवान ही इस इंसान को किंग बनाना चाहते थे। एंड किंग हैज द, पहले तो उस जो बहुत पहले की बात अगर की जाए तो लोग तो सोचते थे कि किंग के पास शक्तियां भी होती हैं, बट दिस थिंग ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। लोगों को समझ आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किंग इज नॉट गॉड। बट उससे पहले लोग बिल्कुल भगवान ही किंग को मानते थे कि ये भगवान का ही अवतार है। बट डिवाइन राइट थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा किंग है, इट इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है। तो यही चीज, इस चीज को ये हमारे मनु ने भी सपोर्ट किया है कि ये जो हमारा किंग है, तो ये कहीं भी एक्सट्रीम लेवल तक कोई भी डिसीजन ले सकता है, क्योंकि ही इज अ डिवाइन किंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, okay, next is intellectual and moral qualifications. What should be the intellectual and moral qualifications of a king? क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक किंग को ब्राह्मण की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वेदास में लर्नड हैं, उन्होंने पढ़े हैं वेदास, ठीक है, दे आर एक्सपर्ट्स इन वेदास। तो इसीलिए अब किंग तो सारे वेदास नहीं पढ़ सकता ना, तो उसे इनकी एडवाइस सुननी चाहिए और इनको कंट्रोल होता है अपनी सेंसेस पर। दे कैन टेक द राइट डिसीजन, सो दे कैन गाइड द किंग राइटली। वो अच्छे से सही रास्ते पे किंग को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रही क्वालिटीज ऑफ अ किंग, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो एक आइडियल मैन होना चाहिए, ठीक है, अच्छा इंसान होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, स्कॉलरली एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंटल वर्क और बाकी जो एकेडमिक्स के वर्क्स होते हैं वो उसे करना आने चाहिए। पर्सन ऑफ हाई मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट, मतलब उसका दिमाग तेज होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन एट राइट पॉइंट, कि अभी अगर कोई ऐसी ट्रेजिक सिचुएशन आ जाए, सो ही शुड बी एबल टू फ्रेम द सिचुएशन और वो सोच पाए कि अब इस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग, ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। और साथ में मॉरल्स, मॉरल्स मतलब गुड डीड्स, अंदर से उसका दिल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्री फ्रॉम एंगर एंड ग्रीड, एंगर गुस्से में और ग्रीड में उसे कोई काम नहीं करना है। अगर कहीं गुस्से आने वाली बात है तो भी उसे शांत रहना है और ग्रीड नहीं करनी है, लालच नहीं करना है उसे, ठीक है। ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली ट्रीट करना है। जो भी उसके आगे कोई फरमाइश लेके, कोई रिक्वेस्ट लेके आए हैं, उसे ये नहीं करना है कि हाँ ये मेरा रिश्तेदार है तो मैं इसको ज्यादा बेनिफिट दे देता हूँ और ये नॉर्मल है, उसके लिए सभी नॉर्मल है, ठीक है, सभी इक्वल हैं, सभी उसके देश के हैं, सभी उसकी प्रजा है, तो उसे सबको इक्वली ट्रीट करना, ये हो गया। उसके बाद वो ये चीज समझाने के लिए एक किंग में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो समझाने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेटाफर बताते हैं, ठीक है। ही कंपेयर्स द क्वालिटीज ऑफ अ किंग विद अ ओशन। जैसे एक ओशन होता है ना, डीप एंड टर्बुलेंट, ठीक है, अंदर से बहुत गहराई होती है, उसमें बहुत क्वालिटीज होती हैं, बट वो क्या करता है, वो कभी सामने से नहीं दिखाता। ओशन हमेशा शांत रहता है ना, ऊपर से देख के लगता नहीं है कि इसकी गहराई कितनी होगी। तो वैसी ही क्वालिटीज एक किंग में भी होनी चाहिए। उसने अपने अंदर पर्ल्स, फिल्थ, मतलब गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज जो भी है वो सब कुछ अपने अंदर छुपा के रखनी है और ऊपर से उसे काम रहना है, काम ऑन सरफेस। ऊपर सरफेस से, बाहर से किसी को देख के पता नहीं लगना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या छुपा है इसके अंदर, ठीक है। ही शुड बी एबल टू हाइड हिज बोथ क्वालिटीज and both disqualities also, okay। उसके बाद ट्रू टू धर्मा, धर्मा के प्रति वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है, ड्यूटी अच्छे से निभानी चाहिए। अर्थ, कामा एंड मोक्ष, मतलब कि ये चारों क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके बाद उसे मोक्ष, उसे पता होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे ही हैज टू डाई, ओके। सो ही शुड फोकस ऑन कर्मा ऑल्सो, कि वो क्या कर्मा कर रहे हैं। तो
उनको देख के ही इज एन आइडियल, उनको देख के वो एक आइडियल है बहुत सारे लोगों के लिए। सो ही शुड बी अ ग्रेट पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये सभी क्वालिटीज भी एक किंग में होनी चाहिए। उसके बाद दंड। दंड इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ ड्यूटी। दंड भी एक ड्यूटी है एक किंग की। ठीक है, दंड बेसिकली मीन्स पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट। तो दंड में ये एक कोएर्सिव पावर है या अथॉरिटी है एक किंग की। ठीक है, एक मतलब सोल अथॉरिटी कि ये उसकी उसकी पावर है, कोई उससे छीन नहीं सकता ये चीज, एंड नोबडी कैन क्वेश्चन हिम। तो अब दंड किस लेवल पर देना है तो वो डिपेंड करता है सेवेरिटी, मतलब कितना सिवियर वो क्राइम हुआ है, कितने हाई डिग्री का वो क्राइम हुआ है, हाउ सिवियर इट इज, वो उसने कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उसके अकॉर्डिंग उस प्रोपोर्शन में उसको वो क्राइम की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अनलिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन दी गई है किंग को, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में। दोनों केसेस में ओनली किंग कैन टेक डिसीजंस और कैन गिव द पनिशमेंट। और अगर किंग ने कोई पनिशमेंट दे दी है, यू कैन नॉट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, या आप कहीं कोई और अथॉरिटी नहीं है कि आप जिसके पास जाके बोलोगे कि किंग ने ये पनिशमेंट दे दी तो आप हमारी पनिशमेंट कम करो, या जैसे अभी हम चले जाते हैं केस लड़वाने के लिए, तो पहले ऐसा नहीं हो सकता था, अनलिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो है वो किंग की, वो क्या है, टू डिफेंड राज्य। राज्य मतलब जो उसकी स्टेट है, स्टेट की टेरिटरी है, या स्टेट की टेरिटरी के अंदर के जो लोग हैं। ठीक है, बेसिकली द स्टेट, स्टेट को डिफेंड करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसे बचाना। ठीक है, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, अंदर अभी कोई दंगे नहीं होने चाहिए और बाहर से भी कोई एक्सटर्नल पावर आके ऑक्युपाई ना कर ले, दोनों तरीके से उसे अपनी स्टेट को बचाना है, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ किंग। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टेट क्राफ्ट, कि स्टेट क्राफ्ट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले वो कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए। ठीक है, किंग शुड अपॉइंट मिनिस्टर्स, क्योंकि वो अकेले इतना सब हैंडल नहीं कर सकता, जिसे संस्कृत में सचिवा भी कहा जाता है। ठीक है, सचिवा इज द नेम गिवन टू द मिनिस्टर्स इन मनुस्मृति। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स को दिए जाने चाहिए, और मैक्सिमम लिमिट क्या है, 8 to 10। ठीक है, अब दो कैटेगरीज बताई गई हैं मिनिस्टर्स की। ठीक है, दो तरीके के मिनिस्टर्स हो सकते हैं। पहले होते हैं हेरिडिटरी। ठीक है, अगर किसी का बाप किसी एक मिनिस्ट्री में था, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो उसका जो बेटा है ही कैन ऑल्सो बिकम अ रेवेन्यू मिनिस्टर। और दूसरा है इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंसी, कि कोई इंसान किंग को पसंद आ गया कि हाँ ठीक है ये इंटेलिजेंट लग रहा है, एफिशिएंट लग रहा है, तो उसे मिनिस्ट्री सौंप दी गई। ठीक है, तो दो तरीके से मिनिस्टर्स बने जा सकते हैं, एक हेरिडिटरी तरीके से, दूसरे इंटेलिजेंट और एफिशिएंसी के तरीके से। ठीक है, उसके बाद मिनिस्टर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, दे शुड बी लर्नड। ठीक है, पढ़े लिखे होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए, काम करने योग्य होने चाहिए, एक्वेंड होने चाहिए, मतलब वो एक्वायर कर पाए वो चीज जो उनको काम दिया गया है। ओके, उसके बाद जो पावर है वो डिवाइड किस तरीके से होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एंड मेरिट, कि किस इंसान में कितनी एफिशिएंसी है, वो कितना अच्छे से वो काम कर सकता है, उसके बेसिस पे और उसके मेरिट के बेसिस पर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज एबल टू हैंडल मैनी डिपार्टमेंट्स, ठीक है, तो उसे उतने डिपार्टमेंट्स दे दो। अगर कोई इंसान है जो अकेले भी एक डिपार्टमेंट नहीं समझ सकता है, तो उसको हेल्प भी दे दो साथ में। तो अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, उसमें कोई एक पर्टिकुलर रेशो नहीं थी कि एक इंसान को एक ही डिपार्टमेंट देना चाहिए, तो वो मेरिट के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूशन, उस पावर की डिस्ट्रीब्यूशन मेरिट के अकॉर्डिंग की जा सकती थी। उसके बाद किंग को क्या करना था, फॉलो करनी थी इनकी एडवाइस मिनिस्टर्स की। ठीक है, ही शुड
फॉलो द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, उनको बिना बताए, उनसे बिना कंसल्ट किए कोई भी डिसीजन किंग को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं लोकल गवर्नमेंट और आर्मी के बारे में, इनकी क्या सिचुएशन थी। लोकल गवर्नमेंट मतलब कि लोकल लेवल पर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी, नहीं की गई थी, तो उसका क्या था। सो बेसिकली लोकल लेवल पर कोई पर्टिकुलर ऐसे स्ट्रिक्ट वे में कोई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं की गई थी। इट वाज ओनली अ हेडमैन इन अ विलेज, मतलब एक कोई बुजुर्ग इंसान, जैसे अभी पंचायत वगैरह होती है, उसी तरीके से विलेज में, एक गांव में एक कोई हेडमैन होता था जो डिस्प्यूट सॉल्व कर देता था। उसके बाद जब फिर धीरे धीरे ग्रुप ऑफ विलेजेस बन जाते थे। ठीक है, एक विलेज का एक हेडमैन हुआ, फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस बन गए, तो वो हेडमैन सारे बैठ गए, तो वो इस तरीके से ही डिस्प्यूट सोल्यूशन चलता रहता था। तो एक पर्टिकुलर किसी अथॉरिटी को लोकल लेवल पर भेजने की इतनी खास जरूरत थी नहीं, है ना। ठीक है, उसके बाद आर्मी। अब आर्मी का क्या था, उन्होंने कहा कि जो आर्मी है कंपनी ऑफ सोल्जर्स होनी चाहिए, और आर्मी को किस तरीके से हमें सेटअप करना है, मिड्स ऑफ 2, 3, 5 देन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, मतलब विलेजेस के बीच बीच में, जैसे 2 विलेजेस के अराउंड, देन 3 विलेजेस के अराउंड, देन 5 विलेजेस के अराउंड। तो इस तरीके से कवर करो अपनी स्टेट को कि कोई एक्सटर्नल पावर आके ऑक्युपाई ना कर पाए। ठीक है, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन ना हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि हमें आर्मी को इस तरीके से अरेंज करना चाहिए कि जो वॉर है या फिर जो हमारा कन्फ्लिक्ट है उसका रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाए। तो ये चीज हो गई। देन उसके बाद अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि एक गवर्नमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो देखो, एक जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको आपको क्या लगता है उनके क्या टास्क हो सकते हैं। 2 ही काम हो सकते हैं, एक तो उन्हें इंटरनल देखना है। ठीक है, कि हमारे इंडिया के अंदर कोई प्रोटेस्ट ना हो रहे हो, कोई दंगे ना हो रहे हो। ठीक है, अगर इंटरनल सब ठीक है तो फिर वो एक्सटर्नल देख सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसीज वगैरह उस पे फोकस भी कर सकते हैं। सो देयर आर ऑलवेज 2 एस्पेक्ट्स ऑफ अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास हमेशा 2 काम होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि एक तो पब्लिक सिक्योरिटी, दूसरा इंटर स्टेट रिलेशंस, कि बाकी की स्टेट्स के साथ रिलेशन बनाने हैं उन्होंने, है ना। तो अब पब्लिक सिक्योरिटी में उन्होंने क्या बोला है कि गवर्नमेंट को पब्लिक की सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने स्टेट के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेट, इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को प्रमोट किया कि टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, टैक्सेस लेने चाहिए लोगों से। ठीक है, ताकि आप स्टेट को डेवलप कर पाओ। तो अब 7 तरीके के टैक्सेस उस टाइम पर लिए जाने लगे। कौन कौन से, उन्होंने बोला कि एक तो लैंड रेवेन्यू पे होना चाहिए टैक्स। ठीक है, जिसके पास लैंड है, जितनी लैंड है उसके अकॉर्डिंग ले लो रेवेन्यू। देन फीस, कोई भी आप अपना काम करवाने जा रहे हो, कोई भी चीज आपको करनी है, उसके लिए फीस लगती है ना, तो वो फीस हो गई। देन फाइन्स, अगर आप अपना रेवेन्यू टाइम पर नहीं दे पा रहे हो, देन यू हैव टू पे फाइन, तो वो फाइन भी गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। देन एनिमल्स पर टैक्सेस। देन वाटर, अगर आप रिवर से वाटर निकाल रहे हो तो उस पे भी टैक्स होना चाहिए। और अगर आप बोट चला रहे हो रिवर पर, उस पर भी टैक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 और तरीके के टैक्सेस हो गए। देन प्रोफेशन, मतलब आप कोई भी, जैसे आर्टिसन है आप, या कोई भी अलग प्रोफेशन ऑक्युपाई किया है आपने, तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। देन सेल्स टैक्स, सेल कर रहे हो आप, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7 तरीके के टैक्सेस उन्होंने हमें बताए थे। नाउ कमिंग ओवर टू इंटर स्टेट रिलेशंस, कि 2 स्टेट्स के बीच में रिलेशंस कैसे बनाना है उन्होंने। तो उसके लिए उन्होंने 6 गुनास, 6 गुण, गुण मतलब क्वालिटीज। ठीक है, 6 क्वालिटीज होनी चाहिए एक स्टेट में। जो उन्होंने क्या क्या बोला, संधि, विग्रह, असेन, याना, समश्रया, द्विवेदी भव। ठीक है,
तो संधि मीन्स अलायंस, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको अलायंस बनाने हैं, ठीक है। मतलब कि अपनी जो आगे पीछे के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके जो नेबर्स हैं उनके साथ गुड रिलेशंस बनाओ, जो आपसे स्ट्रॉन्ग हैं उनके साथ आपके अलायंस अच्छे होने चाहिए, ताकि अगर आपका कोई वॉर लाइक सिचुएशन कुछ बन जाता है, सो यू शुड बी एबल टू फेस दैट। उसके बाद है विग्रह, वॉर। आपको वॉर जीतना भी आनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर आपने पहले तो संधि की, अलायंस किया, अगर इफ इट इज नॉट वर्किंग देन यू कैन टेक अ वॉर, आप वॉर कर सकते हो। देन असेन, असेन मीन्स न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी, ठीक है। न्यूट्रल रहना है आपको, यू डू नॉट हैव टू गेट एक्सट्रीम, आपको एक्सट्रीम नहीं होना है, न्यूट्रल रहो। अगर कोई चीज बातचीत से सुलझ सकती है सो गो फॉर दैट, ये चीज होनी चाहिए, ओके। देन याना, याना हो गई प्रिपरेशन, ओके, प्रेप, यू हैव टू प्रेप फॉर द वॉर, आपको वॉर के लिए या अटैक के लिए जो कि आपने डिक्लेयर कर दिया है उसके लिए आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड बी एबल कि आप वो वॉर जीत पाओ, ठीक है। उसके बाद समसराया, समसराया, समसराया मीन्स कि आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन आपको सीख करनी है किसी अपने से स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी से, ठीक है। आपको अकेले नहीं कूद जाना है जंग में, यू हैव टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर्स, ठीक है। जो आपके अलायंसेस हैं उनसे प्रोटेक्शन लो, ठीक है। अब द्वैधी भव, व्हाट डज दिस मीन? द्वैधी भव मीन्स टू मेक गुड रिलेशंस विद वन, मतलब एक के साथ आपने अच्छे रिलेशंस बना दिए, एंड टू डिक्लेयर वॉर विद अनदर, मतलब एक के साथ आपने अच्छे रिलेशंस बना दिए, ठीक है, और दूसरे के साथ वॉर डिक्लेयर कर दो, क्योंकि जिसके साथ आपने अच्छे रिलेशंस बनाए हैं वो तो आपका ही साथ देगा ना, तो आप दूसरे के साथ अब वॉर डिक्लेयर कर सकते हो इफ यू हैव गुड रिलेशंस विद वन पर्सन, ठीक है। तो दीज आर द टेक्ट्स जो हमें मनु ने बताया कि किस तरीके से 6 गुणों से आप इंटरनेशनल रिलेशंस में यू कैन डोमिनेट, ठीक है। तो ये रही हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ अब वो क्या कहते हैं कि एक किंग को क्या करना चाहिए, उसको पीस, पीस डिक्लेयर करनी चाहिए, कब? जब ही इज नॉट एबल, ठीक है। अगर उसको पता है कि अगर मैंने वॉर डिक्लेयर कर दी एंड आई एम नॉट गोना विन, अगर उसको पता है मैं नहीं जीतूंगा, सो ही शुड नॉट जंप इनटू वॉर। तो आप क्या करो, वॉर डिक्लेयर मत करो, यू शुड बैक आउट। अगर कोई आगे से वॉर डिक्लेयर कर भी रहा है तो भी उसको उसके साथ जाके संधि करने की, डिप्लोमेसी, वो सब करने की कोशिश करो, अपने आप को वॉर में मत उलझाओ, बिकॉज यू आर गोना लूज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। उसके बाद वेज वॉर, कब वॉर डिक्लेयर करनी है? व्हेन यू आर रेडी, जब आप रेडी हो और आपको पता है कि यस आई एम गोना विन, मतलब मैं ही जीतूंगा, यू आर श्योर अबाउट इट, तब जाके आपको वॉर डिक्लेयर करनी है। एंड जब आपको पता है कि सामने वाला आपसे कमजोर है, ठीक है, तो आपको खुद वॉर डिक्लेयर कर दो, या अगर आगे से वॉर का थ्रेट आ रहा है सो गो फॉर इट, ठीक है। उस टाइम पर कोई ट्रीटीज करने की जरूरत नहीं है। तो वो नेक्स्ट हमें बताते हैं कि क्षत्रिय धर्म, क्या धर्म है, क्या ड्यूटी है क्षत्रिय की। सो व्हाट ही सेज कि क्षत्रिय की ड्यूटी है कि ही विल नेवर रिटर्न लूजिंग, ठीक है, कि एक जो क्षत्रिय किंग है वो कभी भी हार कर वापस नहीं आता है, ही इज ऑलवेज द विनर। तो अगर आपको पता है कि आप नहीं जीतने वाले तो बैकआउट कर लो, क्योंकि लूज करना क्षत्रिय किंग का धर्म नहीं है, ठीक है, इट इज अपोजिट टू हिज धर्मा। तो हमें क्या करना है, हमें वॉर में जाना ही तब है व्हेन वी आर श्योर अबाउट इट। ये हो गया। देन साइनिंग ट्रीटीज, आफ्टर द वॉर, वॉर खत्म हो गई जब, फिर हमें क्या करना है, ट्रीटीज साइन करनी है,
ठीक है, वो फेवर में है ट्रीटी साइन करने के। तो जब पता है कि हमने हरा दिया दूसरे इंसान को, उसके बाद हमने क्या करना है, ट्रीटी साइन करनी है जिसके 3 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है अलाय बनाना, जिसको हरा दिया उसको अपना अलाय बना लो कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरे साथ कोई वॉर होगी देन यू शुड बी विद मी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग इज कि आपको मनी, ठीक है, आपको मनी मांगनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिरन्या, ठीक है। इन संस्कृत इट इज नोन एज बिरन्या, ठीक है। तो ये हो गया, आपको सेकेंड चीज क्या है, मनी। और अलाय को बोलते हैं मित्रा, मित्र, बिरन्या, एंड लास्ट थिंग इज लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज भूमि, ठीक है। तो आपको अलाय बनाना है, मनी लेनी है और लैंड ऑक्युपाई करनी है, मित्र, बिरन्या एंड भूमि। ये 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ट्रीटी साइन करने के, वॉर होने के बाद। ओके, देन वर्णाश्रमा, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मनुस्मृति, वर्णाश्रमा। बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। वर्णा सिस्टम तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिकली हमने वही चीजें इसमें बतानी है। वर्णाश्रमा में उन्होंने वर्णा सिस्टम के बारे में बताया है, ठीक है, द कास्ट सिस्टम, जिसमें इन्होंने डिवीजन ऑफ सोसाइटी बताई है, सोसाइटी को डिवाइड करना है हमने, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि सोसाइटी में हमें 4 वर्णास रखने हैं। एंड व्हाट आर दीज 4 वर्णास? These are Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, ठीक है। ये 4 वर्णों में हमने अपनी सोसाइटी को डिवाइड करना है, जहां पे जो ब्राह्मण्स है वो प्रीस्ट वाला काम करेंगे, टीचिंग्स वाला, क्षत्रिय प्रोटेक्ट करेंगे हमारी स्टेट को, वैश्यस बिजनेस करेंगे और शूद्रस बाकी छोटे मोटे काम करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने क्या कहा कि ये जो वर्णास है ये डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है ये, बट कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक का काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ओके। और इम्पोर्टेंट टू कस्टम्स, वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पर वो कस्टम्स को, जो रिलीजियस हमारे रूल्स हैं, ठीक है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं मनु कि हमें अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है, जो कि किस में लिखे गए हैं, धर्मसूत्रास में, ठीक है। धर्मशास्त्रास एंड धर्मसूत्रास में जो चीजें लिखी गई हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। और इस चीज को वो जस्टिफाई किस तरीके से कर रहे हैं कि वर्नास जस्टिफाइड हैं। ही इज सेइंग कि जो बर्थ है एक इंसान का, इट इज बेस्ड ऑन कर्मा, कि आपने पिछले साल में, इन योर पास्ट, ठीक है, पिछले जन्म में आपने जो जो कर्मा किए हैं, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आप लोअर कास्ट में पैदा होंगे, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप हायर कास्ट में पैदा होंगे। तो पुराने आपके जो कर्म है वो डिसाइड करते हैं कि आपका जन्म कौन से कैटेगरी में होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ ही जस्टिफाइज वर्ना सिस्टम। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी ऑक्युपेशंस, कि ये जो ऑक्युपेशंस है, फॉर एग्जांपल जो टीचर की ऑक्युपेशन है, जो सोल्जर की ऑक्युपेशन है, ठीक है, तो ये हेरिडिटरी है, मतलब कि जो किसी के फादर हैं तो उसका सन भी वही काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण का सन ब्राह्मण वाला ही काम करेगा, ही विल नॉट डू द वर्क ऑफ वैश्यास और शूद्रास, वो ब्राह्मण का ही काम करेगा, ठीक है। और मेन पर्पस क्या बताया इन्होंने, क्या पर्पस है हमारा वर्ण सिस्टम देने का, टू रन द यूनिवर्स, यूनिवर्स को परफेक्ट तरीके से चलाना। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग दिस वर्ना सिस्टम, कि इस वर्ना सिस्टम से हम हमारे यूनिवर्स को परफेक्ट तरीके से चला सकते हैं, ओके। सो दिस इज द पर्पस। ओके गाइज, अब हम इसकी क्रिटिसिज्म को देखेंगे और उसके बाद हम इसको कंक्लूड कर देंगे।
सो क्रिटिसिज्म में सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि जो इनके लॉज है ना, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को सोचकर उसको ध्यान में रखकर बनाए हैं, ठीक है। मतलब हिंदू रिलीजन के लिए ही सिर्फ ये लॉज हैं, उसमें ही ब्राह्मण्स वगैरह हैं, उसमें ही 4 वर्णास हैं, तो ठीक है, मतलब अपने रिलीजन के लिए तो इन्होंने बता दिया, बट ये बोल रहे हैं कि पूरी सोसाइटी को ही ऐसे काम करना चाहिए, इस ऑर्डर में काम करना चाहिए। तो बाकी के रिलीजन इनकी बात क्यों फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज यूनिवर्सल नहीं रह जाती है, ये चीज सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही बन के रह जाती है, तो वहीं तक ये लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन आ गई। उसके बाद डिवाइन ओरिजिन, जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी दी गई है कि जो किंग का जन्म है वो गॉड ने किया है, तो वो थ्योरी भी इलॉजिकल है, ठीक है। उसमें कोई लॉजिक वाला बेसिस नहीं है। वहां पर हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी किंग भी तो एक इंसान ही है ना, तो उस इंसान को गॉड्स एक्स्ट्रा सुपर पावर्स देके क्यों भेजेगा, गॉड ने तो सबको इक्वल क्रिएट किया है ना। तो ये चीज भी गलत प्रूव हो जाती है। उसके बाद जो वर्ना सिस्टम है, ठीक है, उसमें हायरार्की जो बताई हुई है, तो वो हायरार्की भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऊंचा कुछ लोगों को नीचा दिखाती है, जिसकी वजह से लोगों में ही आप भेदभाव कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो अ बैड थिंग। और उसके बाद जो ब्राह्मण्स की सुप्रियोरिटी बताई गई है, ठीक है। सो हेयर ब्राह्मण्स वर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैपिटल पनिशमेंट। जो कैपिटल पनिशमेंट है, मतलब कि जो किसी को फांसी पर चढ़ाने की या फिर डेथ सेंटेंस वाली पनिशमेंट है, वो आप ब्राह्मण्स को नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो मनु ने ये चीज मेंशन की है, बट वाई, ब्राह्मण भी इंसान है, ठीक है, वो भी तो गुनाह कर सकते हैं। अगर उन्होंने किसी का मर्डर किया है तो उनको भी वही सजा होनी चाहिए जो बाकी लोगों को होती है, बट उन्होंने ये चीज निग्लेक्ट की, उन्होंने ये चीज नहीं बोला कि ब्राह्मण्स को सेम पनिशमेंट दी जानी चाहिए, ठीक है, ही फेवर्ड देम। तो ये चीज भी गलत हुई है। उसके बाद बस अब हम इसको कंक्लूड करके अपना आंसर खत्म करेंगे। तो कंक्लूजन में यू हैव टू सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर देना कि आपको बैलेंस करना है अपना कंक्लूजन। सो यू हैव टू मेंशन कि बियॉन्ड ऑल दीज क्रिटिसिज्म्स देयर आर आल्सो गुड थिंग्स इन मनु स्मृति। तो वो गुड थिंग्स फिर आपको मेंशन करनी है, तो आपका आंसर बैलेंस हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि इसमें सभी एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, सिविल, है ना। हमने पीछे जो भी पढ़ा वहां पर हर एस्पेक्ट, बी इट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सोशल, ठीक है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया। ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर ही एस्पेक्ट को लेके वो बुक लिखी गई है, ठीक है। इट इज इंक्लूजन ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स। उसके बाद ये एक मॉन्यूमेंटल वर्क है, ठीक है, एक हिस्ट्री का एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल, जिसको प्रिजर्व करके रखा गया है, वो वैसा वर्क है। तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है ही कि लोगों ने आज भी उसको संभाल के रखा है, आज भी उसका यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑमनीबस है। ऑमनीबस मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन, वो एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे वर्सेस का, यू कैन से, और बुक्स का, तो उनका कॉम्बिनेशन करके ये बुक बनी है, इसीलिए इसमें बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, है ना। उसके बाद प्रेगमेटिज्म एंड आइडियलिज्म। तो यहाँ पर क्या किया है कि दोनों चीजें, आइडियलिज्म भी और प्रेगमेटिज्म भी, दोनों चीजों को साथ में लेकर काम किया गया है, ठीक है, साथ में इसका आउटपुट निकाला गया है। प्रेगमेटिज्म मीन्स क्या, कि जो प्रैक्टिकल, उन्होंने प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस किया कि असली में क्या चीज होती है। एंड आइडियलिज्म से हम क्या समझते हैं कि आइडियाज या नॉर्म्स कि क्या सही है क्या गलत है, वो भी, दोनों चीजों को साथ में लेके इन्होंने कंक्लूजन निकाला और उस पर काम किया है, जो कि बहुत ही कम पॉलिटिकल फिलोसफर्स ये चीज करते थे। मैक्सिमम क्या करते थे, कुछ ज्यादा आइडियलिस्ट हो जाते थे, कुछ ज्यादा ही रियलिस्ट हो जाते थे। तो इन्होंने दोनों का मिक्सचर किया है, जिसकी वजह से मनुस्मृति बहुत ही स्पेशल बुक बन जाती है। ओके, so this was it for today's video, guys. Thank you so much for watching this video. I hope you liked this lecture and it was helpful to you. If it was helpful, so do like to my video, share and subscribe to my channel. Take care. Bye bye. See you soon in my next video.